बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग जनाब आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं फीफो पीरियोडिक, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे इन्वेंट्री हम क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। लेकिन सिस्टम कौन सा फॉलो करेंगे? पीरियोडिक। आप जानते हैं पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री की परचेज को परचेज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ये तमाम बातें आप पहले ही जानते हैं, इस हवाले से आपको सारी मालूमात पहले ही प्रोवाइड कर दी जा चुकी है। नाउ अब क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, समझना है हमें। देखें, पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री का सिर्फ कॉस्ट पे आना रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे जाना रिकॉर्ड नहीं करते। तो बस जितनी इन्वेंट्री आती जा रही है उसको ऐड करते जाएं, ठीक है ना। जिस तरह आप वर्किंग करते हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए, बिल्कुल वैसी वर्किंग हो जाएगी इसकी। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका रीड किया हुआ है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 150 यूनिट रखे हुए थे, और जो हर यूनिट है वो आपके पास जो यूनिट जो 150 यूनिट है उनकी कॉस्ट आपके पास थी 6,750,000। तो आपने यहाँ लिखा बैलेंस बीडी या ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। और ओपनिंग बैलेंस में आपके पास क्या था? 150 यूनिट। और 6,750 क्या थी इसकी कॉस्ट थी। जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको रेट क्या मिल जाएगा? 45। ऐसा ही है। जवाब दें सब लोग, रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा साथ साथ। अब इस ओपनिंग स्टॉक में क्या हो रहा है? इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहा है। आपने क्या कहा? ऐड परचेजेस। बस इन्वेंट्री आ रही है, आपकी इन्वेंट्री लेवल को बढ़ा रही है। पीरियोडिक सिस्टम है ना। पीरियोडिक सिस्टम में क्या आपको जैसे इन्वेंट्री जिस डेट पे जाएगी उस डेट पे आप कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना, सिस्टम फॉलो करें ना। आप पहले सीख लें अच्छी तरीके से। देखिए, आप पहले ही सोचेंगे आप एक पहला क्वेश्चन सीख रहे हैं और उसको जिस तरह सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरह सीख लें आप, ठीक है जी। अगर आप इश्यूज की कॉलम को लाएंगे तो मतलब क्या है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मतलब यानी कि इन्वेंट्री का कॉस्ट पे आना भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और कॉस्ट पर जाना भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस डेट पे इन्वेंट्री गई उसकी कॉस्ट कहाँ से ली गई, तो उसकी कॉस्ट एलोकेशन आपने उसी डेट पे निकाली जिस डेट पे इन्वेंट्री गोडाउन से बाहर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल के साथ आप कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं फौरी तौर पर। पीरियोडिक सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ सेल कब निकालेंगे? पीरियोडिक सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ सेल ईयर एंड पे निकालेंगे। तो अभी तो आपको फिर आपको इश्यूज वाले कॉलम की जरूरत ही नहीं है ना इस केस में। क्या कहते हैं? है, बताइए। तो अब आप देख लेना आपने परचेजेस क्या किए ओवरऑल, ठीक है। 31 जनवरी को आपने परचेज किए 1,000 यूनिट, 15 फरवरी को परचेज किए 1,500 यूनिट, और फिर 15 मार्च को परचेज किए 500 यूनिट। हजार यूनिट। फिर 15 फरवरी को आपने परचेज किए 1,500 यूनिट, और आपने 15 मार्च को परचेज किए 500 यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद इसकी कॉस्ट 44,000, 66,750, 22,500।
66,750 और 22,500। इससे इस इन्वेंट्री का रेट मिल जाएगा आपको को 1000 वाली इन्वेंट्री आपने कितने की परचेज की 44 के हिसाब से, फिर 44.5 के हिसाब से और फिर 45 के हिसाब से। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। तो ये बताइए अवेलेबल फॉर सेल साल भर में या इस क्वार्टर में आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है? 1000, 1500, 500। बताइए टोटल कितना आ गया? 3000। 3000 नहीं बेटा, 3150 टोटल। मैं परचेज का सम थोड़ी मांग रहा हूं आपसे। क्या मैं आपसे परचेज का सम मांग रहा हूं? क्या मैंने बॉक्स बनाया है सब टोटल करने के लिए? बोलिए बेटा। ओपनिंग स्टॉक मिलाकर मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है? 3150। ऐसे ही है। अच्छा हाँ, अगर मैं क्या करता बेटा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेता तो फिर आप मुझे सिर्फ बॉक्स का टोटल बताते, फिर मैं बाद में उसको उसमें प्लस करता। लेकिन जब मैंने एक लाइन लगाई है तो फिर तो आप मुझे टोटल बताए ना, ऊपर जितने भी यूनिट्स दिख रहे हैं आपको। अच्छा, अब इन तमाम यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या है ये बताइए मुझे आप। टोटल टोटल कॉस्ट सब मिलाकर 140,000। अब इसका मतलब ये हुआ, जरा आप मुझे बताइए सब लोग, तवज्जो चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत तवज्जो की जरूरत है यहाँ पर। ये सबसे आसान वे है सॉल्व करने का। अच्छा, टोटल आपने कितने यूनिट बेचे हैं? 800 और 1750, सम कितना होता है बताइए? 2550 कंफर्म। अब मेरी बात सुनिएगा, एक एक लफ्ज कीमती, एक एक लफ्ज कीमती है। 3150 में से आपने 2550 यूनिट की कॉस्ट इसमें से अलग करनी है। 3150 यूनिट में से आपने 2550 यूनिट की कॉस्ट अलग करनी है, और उन 2550 यूनिट की कॉस्ट को आपने क्या मानना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? सही है, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये 2550 यूनिट बिके हैं तो इनके बिकते वक्त तो मैंने कोई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनाई नहीं है। तो अब मैं ईयर एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल निकालना चाहता हूं, तो मैं 2550 यूनिट सोल्ड कैसे मानूं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि 2550 में 150 ये बिके, 1000 ये बिके, कितने हो गए? 1150। और मतलब गिनती, सोल्ड की गिनती आप ऊपर से गिनना शुरू करें, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 2550 में आपने 150 एलोकेट कर लिए। जवाब देना बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सीधा सुना है। 2550 में से आपने 150 यूनिट की कॉस्ट ये मान ली। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज।
तो 2550 में जरा आप 150 माइनस कर लें, कितना बचेगा? 2400 बचेगा। तो 2400 की कॉस्ट निकालना बाकी है। 2400 में से 1000 की कॉस्ट आपने ये मान ली, 2400 में से 1000 की कॉस्ट आपने ये मान ली। बेटा हाजिक किस चीज का ऊपर का सम यार? बात सारी टूट जाएगी हमारी इस तरीके से यार। आप क्या ढूंढ रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? हाजिक बेटा ये है जो बिके हैं यूनिट्स, सोल्ड हुए हैं, 800 ये बिके हैं, 1750 ये बिके हैं। बताइए सम कितना आता है? कितना सम आता है? मेरे बेटे जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दो ना। मैं आपको जो बोल रहा हूं उसका जवाब दो। कि जो यूनिट्स हमने बेचे हैं उसका सम क्या है हाजिक? गुड। अब इस पे सुनो मेरी बात को। अब करना क्या है, मकसद समझो ना यार। जो 2550 यूनिट बेचे बेचे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, यस और नो बेटा, ये बताओ। ओके। कौन से मेथड से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो ये मानना पड़ेगा कि 2550 यूनिट जो बिके हैं उसमें 150 ये वाले बिके हैं। तो 2550 में से 150 यूनिट अगर आपने ये वाले बिके हुए मान लिए, तो 2550 यूनिट में से 150 यूनिट की कॉस्ट ऑफ सोल्ड तो ये गुड सोल्ड तो ये आ गई ना बेटा। इतनी बात समझ में आई? है बेटा? करना क्या है, 2550 यूनिट का क्या निकालना है? पच्चीस सौ पचास यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है कि नहीं निकालनी? कौन से मेथड से निकालनी है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब क्या है, 2550 में से आप क्या करो, 150 ये वाले सोल्ड मानो, ठीक है भाई। पहले इसमें से सोल्ड माने, 1000 ये वाले सोल्ड मानो, और 1400 यहां से सोल्ड मानो। तो बिका ऊपर से और बचा नीचे से, यस और नो? इस बात का जवाब दो मुझे यार। मैं भी तो ये समझा रहा हूं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे थे। असल में मसला ये है, मैं डिटेल में समझा रहा था, तुम चलो तुम अगर शॉर्ट में समझना चाहते हो शॉर्ट में समझ लो भाई। मैं बोल रहा हूं बिका ऊपर से और बचा नीचे से। तो मैं ये बोल रहा था कि यार मैं इतनी आसान बात कर रहा था कि अगर 2550 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो उसमें से 150 की कॉस्ट तो ये हो गई। तो अगर 2550 में से अगर हम 150 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके, तो अब कितना बैलेंस बचा हमारे पास? 2400। 2400 में से 1000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो गई। अब कितना बचा? 1400। 1400 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इस रेट पे ली, तो 100 इसमें से बचे, 500 इसमें से बचे, यस और नो? बिका ऊपर से, बचा नीचे से। ये बात समझ में आई? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा अब लेकिन प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात। जो मैं बोल रहा हूं बचा नीचे से, ये इंपॉर्टेंट है। बिका ऊपर से ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से गिनने बैठूंगा तो मैंने ज्यादा बेचा होगा, बचा कम होगा। तो पीरियोडिक सिस्टम है,
पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे कहां जाना है? गोडाउन जाना है। बताओ यस और नो। जब मैं गोडाउन जाऊंगा तो वहां गिनती में कितने यूनिट्स आने चाहिए बेटा? सब बताओ। जब मैं गोडाउन जाऊंगा वहां गिनती में कितने यूनिट्स आने चाहिए? हार्दिक बेटा 3150 आने चाहिए। भाई बचे हुए यूनिट्स बिकने के बाद कितने आने चाहिए? 600। तो मैं गोडाउन गया और जब गोडाउन गया तो वहां गिनती में कितने आए? मैं एक एक बात बता रहा हूं, मेरी बात को अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो दूसरे भी कंफ्यूज होंगे। प्लीज अच्छी तरह बात सुन लें, उसके बाद जो क्वेश्चन करना है करें, बीच में इंटरप्ट करेंगे नुकसान आपका है। मेन बात बता बता मैं बात भूल जाऊंगा प्लीज। बेटा जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे स्ट्रेट। गोडाउन गए, गोडाउन जाकर आपको गिनती में कितने यूनिट्स आए पता लगे, गिनकर कितने यूनिट्स मिलने चाहिए लॉजिकली बताइए। सबसे पूछ रहा हूं, हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। 600 ही गिनती में आना चाहिए ना, अगर कोई शॉर्टेज नहीं है तो 600 आने चाहिए ना। यस और नो प्लीज रिस्पॉन्स, प्लीज रिस्पॉन्स। जबरदस्त। अब अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक को बचा हुआ कहां से मानना चाहिए? आखिर में से। तो अब मुझसे सवाल ये हुआ कि हमें कैसे पता लगा कि हम उस 600 यूनिट को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई हमें ये पता होगा ना गोडाउन में सबसे आखिरी इन्वेंट्री कौन सी हमने परचेज की है। तो भाई गोडाउन में सबसे आखिरी इन्वेंट्री हमने ये वाली परचेज की है। तो उस 600 में से 500 यूनिट को तो मैं इस रेट पे कैलकुलेट कर लूंगा। यस और नो? तो मैंने क्या किया, मैंने 500 यूनिट उठाए और इस रेट पे कैलकुलेट कर ली। आंसर आया 22,500। अगर मेरे पास बचा हुआ स्टॉक जो है वो इससे क्या है ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो इससे ऊपर वाली इन्वेंट्री में से क्या होगा, इन्वेंट्री वाले रेट से क्या होगा, वैल्यू होगा। तो 100 यूनिट मैंने क्या कर लिया, इस रेट से वैल्यू कर लिए। आंसर आ गया 44.5। कितना हो गया बेटा? 4,450। क्लोजिंग स्टॉक किस पे मिल गया? कॉस्ट पर। यस और नो बताइए। और ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आपने कैसे वर्कआउट किया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस और नो बोलिए। टोटल कितने यूनिट बने? 600। और अगर 600 की वर्किंग करनी हो कि भाई 3,150 यूनिट हमने खरीदे हुए हैं, इसमें से 2,550 अगर बेच दिए हैं तो गोडाउन में फिजिकली 600 यूनिट होने चाहिए। तो उस 600 यूनिट को अगर हम वैल्यू करना चाहते हैं फीफो मेथड के तहत तो हमें बचा हुआ मानना पड़ेगा आखिर में से। तो हमने कहा ये 500 तो पूरे के पूरे बच गए और जो बाकी 100 वो इसमें से बचे हुए हैं इस रेट पर। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर। यस और नो? अब 22,500 प्लस 4,450 क्या आंसर आता है? 26,950। ठीक है, तो ये 26,950 यहां पर आ गया। इससे आप क्या एडजस्टमेंट पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। यस और नो बोलिए। तो जैसे ही आपने ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस टोटल आ गया, लेस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस में से लेस कर देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कि जो आपने 2550 यूनिट बेचे हैं उनकी कॉस्ट 1,40,000 में से 26,950 की गुड्स माइनस करने के बाद आ रही है। कितनी आ रही है? डिफरेंस निकालें, कितनी आ रही है? 140,000 में से 26,950 निकालना, तो आंसर क्या बनेगा? 1,13,050। बोलिए। यस और नो, बताइए। सही है। तो ये आपके सामने बेटा क्या है? कौन सा सिस्टम मैंने फॉलो किया? बस पीरियोडिक के अंदर आपको गोडाउन जाना है, इन्वेंट्री गिननी है, और उस इन्वेंट्री को आपने लास्ट खरीदी हुई इन्वेंट्री की कॉस्ट पे एलोकेट कर देना। तो ऑटोमेटिक जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना, वो ऊपर से एलोकेट हो जाएगी। आप ज्यादा देखो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे निकालता, अब वेरीफाई कर लो, आंसर ये आएगा। 150 यूनिट यहां से निकाल लिए 6,750, 1000 यूनिट यहां से निकाल लिए 44,000, और 1,400 यूनिट यहां से निकाल लिए। तो 1,400 यूनिट को 44.5 से मल्टीप्लाई करो और 44,000 और 6,750 में ऐड कर दो, तो कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर से एलोकेट हो गई कितनी? 1,13,050। यस और नो? तो अगर मैं क्लोथिंग स्टॉक यहां से अज्यूम कर लूंगा, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी वो ऊपर से अज्यूम हो जाएगी। सिस्टम क्या बना? मेथड क्या बना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जवाब दीजिए मुझे आप सब। तो बेटा बात क्लियर है सबको ये वाली? सही है। तो अगर मैं इसका बना दूं ट्रायल बैलेंस, तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या रिजल्ट शो कर रहा होगा बेटा? जरा इस पे भी सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस बनाया आपने एज ऑन 31 मार्च, पीरियोडिक सिस्टम के तहत बनने वाला ट्रायल बैलेंस क्या रिजल्ट शो कर रहा होगा? वो शो कर रहा होगा ओपनिंग स्टॉक कितना? 6,750 रुपीज इन 1000 में। वो शो कर रहा होगा परचेजेस, जो कि टोटल परचेज का सम होगा, जो कि आपके पास ये जो अमाउंट है ना 44,000, 66,750 एंड 22,500, इन सिर्फ इन तीनों का सम परचेजेस है, जो कि 133,250 के बराबर है, 1,37,250। यस और क्या कहते हैं? और आपके पास सेल्स आ रही है जो कि गुड्स आपने बेची हैं, जरा सेल्स का सम करके बताइएगा। सेलिंग प्राइस पर 44,000 एंड 96,250। नो, 113,050 तो कॉस्ट ऑफ सेल है बेटा। रोहित क्या कर रहे हो? कॉस्ट पे निकाली गई है, सेल तो सेलिंग प्राइस पे होनी चाहिए ना रोहित बेटा। आपने 800 यूनिट बेचे हैं 44,000 के, आपने 1,750 यूनिट बेचे 96,250, यानी 96,250,000, 44 मिलियन। यस और नो?
रोहित बेटा बात समझ में आती है? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, सेल। कितना सम हुआ? 140,250। ठीक है जी, ये आपका ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट बन गया। अब आपको जाहिर सी बात है अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ मिलेगा? कि क्लोजिंग स्टॉक is valued at rupees 26,950। कि क्लोजिंग स्टॉक का आपने वैल्यू किया 26,950 पर। ऐसे ही वैल्यू किया ना, गोडाउन गए थे, 600 यूनिट आए थे, और 600 यूनिट का आपने रेट कहां से लिया कि भाई आखिरी इन्वेंट्री कौन सी आई है 500 की, तो 500 वाला रेट ले लिया, और उसके अलावा उससे पहले जो इन्वेंट्री आई थी उसका रेट ले लिया, 100 यूनिट वहां से एलोकेट कर ली। या फिर आपको कैलकुलेट, प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करना है खुद से, क्वेश्चन में कैलकुलेट दिया हुआ भी हो सकता है और कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है। तो अगर आप बनती है एसओसीआई, तो उसके लिए आपको पास करनी है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। पीरियोडिक में तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती है ना, पर पिछुअल में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ये बात याद है या भूल चुके हैं? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। 26,950। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करें? अगर हम बनाते हैं एसओसीआई तो क्या करेंगे? सेल्स, सेल्स रख दिया कितना? 1,40,250। अब आप जानते हैं लेस करना है आपने क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक है 6,750, इसमें इजाफा हुआ गुड्स परचेज करने से 1,33,250, और इसमें से 26,950 की गुड्स छोड़कर बाकी मालियत की गुड्स क्या हो चुकी हैं? बिक चुकी हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 1,13,050। अगर आप कैलकुलेट कर चुके हो तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करवाने के लिए दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। यस और नो बताइए, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 27,200। 27,200। ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने तमाम बातें। ये कुछ आपने भी सोचना है ना, या सब कुछ मैंने बताना है? आपका दिमाग कब टेस्ट होगा बताइए? तो पहले आप सोचें, अप्लाई करके देखें, फिर आपसे ना हो तो फिर आप मुझसे पूछें सवाल ऐसे। एग्जाम में आपने सिचुएशन फेस करनी है ना सवाल ऐसे। यस और नो बताइए। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा,
उसमें फिक्र ना करें, सेल्स रिटर्न भी होंगी, ड्राइंग्स भी होंगी, वो जो मैंने आपको सारी एंट्री सिखाई है ना शॉर्टेज वाली, वो सब इसमें आनी है। फिर इसमें एनआरवी भी तो आनी है ना, तो मतलब जो पीछे पढ़ा दिया वो सब इसमें लेकर आना है आगे। समझे बात को? खिचड़ी पकेगी नहीं बेटा, एक एक चीज सीधी हुई भी है, क्योंकि अगर आप पीछे से इसको सही पढ़ता हुआ आ रहे हैं ना तो मसला नहीं है ना। वहां मैंने एक प्रोडक्ट की एग्जांपल भाई देखो ना, अगर ये क्लोथिंग स्टॉक मैंने 26,000, मेरी बात सुनो, खिचड़ी क्यों पकेगी? देखो, अगर क्लोथिंग स्टॉक मैंने 26,950 पे वैल्यू किया तो मैंने कॉस्ट पे वैल्यू किया ना, ये कॉस्ट है ना, यस और नो? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 26,950 की जो एनआरवी है 25,000 है, तो बताओ आप ये एंट्री 26,950 पे बनाओगे या 25,000 पे बनाओगे? तो 25,000 पे ये एंट्री बनने की वजह से 26,950 की कॉस्ट वाला हिस्सा 1,950 ऊपर ही रह जाएगा, मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएगा। तो एनआरवी का इफेक्ट आगे क्या इशू है? मतलब मैंने कॉस्ट पे इन्वेंट्री को वैल्यू तो करना है, लेकिन इस एंट्री को बनाने से पहले मुझे उसकी एनआरवी भी चेक करनी है। अगर इस वैल्यू के मुकाबले में एनआरवी लोअर है तो फिर मुझे एंट्री एनआरवी पे बनानी है। समझे बेटा? आज क्यों खिचड़ी पकेगी यार? नहीं, इसमें सॉरी वाली क्या बात है, मतलब कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो। तुम बिलावल वाले फार्मूले तो नहीं चल रहे हो ना? कम टेंशन होती है कम रिजल्ट आता है, ज्यादा टेंशन होती है ज्यादा रिजल्ट आता है। ये वाला फार्मूला तो नहीं है तुम्हारा? मतलब कम रिजल्ट से मुराद कम, मतलब कम अच्छा रिजल्ट आता है, ज्यादा टेंशन होती है ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ये वाला फार्मूला तो नहीं है तुम्हारा बेटा? चले बेटा, इसका मतलब ये हुआ हमें तो टेंशन नहीं होती है ना, बारिश कहाँ होती है? हमारे लिए तो बारिश भी टेंशन बन जाती है ना। ओके जनाब, देखें बारिश ने आपको एफसी एग्जाम में टेंशन दी कि नहीं दी, बताइए। अच्छा जी, ओके। अच्छा अब ये बताइए कि ये फीफो परपिचुअल और फीफो पीरियोडिक क्लियर हो गया आप लोग? चलिए ओके। अब बात करते हैं किस चीज पर बेटा? एफ को परपिचुअल और एफ को पीरियोडिक, यस और नो? सही। इन्वेंट्री लेजर कार्ड, ठीक है। एफ को परपिचुअल। देखो परपिचुअल के अंदर क्या होगा, हर जैसे इन्वेंट्री बिकेगी हमारे पास इन्वेंट्री सोल्ड का इफेक्ट भी आ रहा होगा,
यानी कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद जो इन्वेंट्री बचेगी उसका इफेक्ट भी हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, जब पर कोई यूनिट्स, रेट और अमाउंट, ठीक है बेटा। तो ये हमने ये 3 कॉलम बना लिया आपके सामने, आप भी इसको बनाना सीख लीजिए कि रिसेट, इश्यूज और बैलेंस, और हर उसमें यूनिट, रेट और अमाउंट। ठीक है जनाब। सबसे पहले अब क्या आना है, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी। हमने कहा 150 यूनिट हमारे पास हैं, 6,750 रुपीज इन 1000 में हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। तो फिर रेट हमारा भी रुपीज इन 1000 में कितना आ रहा है, 45। और ये क्योंकि ये परचेज नहीं हुआ, रिसिट नहीं हुआ, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हमने इस कॉलम में लिखा है सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए।
इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे ताकि ये परचेजेस अलग दिखें और ये ओपनिंग बैलेंस अलग दिखे हमें। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद परचेज आएंगी हमारी पास, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज ऑन 31 जनवरी। कितने यूनिट परचेज किए? 1500। अमाउंट कितना था उसका? 1000। सॉरी, कितने यूनिट परचेज किए? 1000। अमाउंट कितना है? 44,000। रेट कितना पड़ा? 44। ऐसा ही है बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए आप सब लोग। और ये हमारे बैलेंस का पार्ट बन गया। बात समझ में आती है बेटा? अच्छा, अब जब भी आपको गुड्स इशू करनी हो ना, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो, तो जब भी मतलब यानी कि आप देखें, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक के बाद ये परचेज हुई। अब इस परचेज के बाद अगली डेट क्या है, मतलब अगली डेट पे क्या आ रहा है हमारे पास? 31 जनवरी के बाद क्या आ रहा है? मजीद परचेज आ रही है, सेल आ रही है पहले? तो 31 जनवरी के बाद मजीद परचेज तो 15 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले आपके पास सेल है कब? 1 फरवरी को। तो जब 1 फरवरी को सेल है, सेल तो रिकॉर्ड होगी सेलिंग प्राइस पर, लेकिन फिर ये परपेचुअल सिस्टम में उस सेल की कॉस्ट ऑफ सेल तो चाहिए होगी ना आपको। परपेचुअल सिस्टम में उस सेल की कॉस्ट ऑफ सेल तो चाहिए होगी ना आपको बेटा। और वो कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है आपने एवरेज पर। तो आपने करना क्या है, आपने काम करना है, जब भी आप परपेचुअल सिस्टम में एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करें, तो हर सेल से पहले आप क्या करें? एवरेज रेट निकाल लें। मतलब आपके पास 1150 यूनिट थे, उनकी कंबाइन कॉस्ट क्या थी? 6,750 प्लस 40,000, मतलब 50,750। यस और नो? अब आप क्या करेंगे? 50,750 की टोटल कॉस्ट को 1150 यूनिट में डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। उसका रेट बताइए क्या है? 44.13। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया कि हाँ भाई ये मेरा आखिरी अपडेटेड एवरेज था। सही है बेटा? इसको मैं बोलूंगा वेटेड एवरेज। क्या बोलूंगा? वेटेड एवरेज। नहीं, देखो ना, ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स इंटू एफ है, ये एक्स इंटू डब्ल्यू है। तो ये एफ ऑफ एक्स वाला कॉलम हो गया, रेट जो है वो एक्स हो गया, ये एफ हो गया, एक्स इंटू एफ, ये एक्स इंटू डब्ल्यू वेट, और ये एफ एक्स या एफ एक्स या डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम हो गया समेशन एफ ऑफ एक्स या समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, समेशन एफ। जब इसको इससे डिवाइड किया आपको एवरेज रेट मिल गया। ये रेट कहलाएगा वेटेड एवरेज। क्या कहलाएगा बेटा? वेटेड एवरेज। समझे इस बात को? तो इसको वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। सही है? क्या बोलते हैं इसको? वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा जी, ओके।
अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने जब यूनिट सेल किए ना, तो ये लाइन ऐसे आ रही है ना, यहाँ पे आपने एवरेज निकाले, इस लाइन में आ जाए आप ऐसे, सेल्स ऑन फर्स्ट फरवरी, तो फर्स्ट फरवरी को कितने यूनिट बेच रहे हैं आप, 800, और डायरेक्ट अब 800 यूनिट की जो कॉस्ट लेंगे ना, वो कॉस्ट इस एवरेज को मान लेंगे 44.13। समझे बात या नहीं, यानी जो आपने 800 यूनिट बेचे हैं उनमें से आपने हर यूनिट को ऑन एवरेज 44.13 का परचेज किया था, और ये 44.13 क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 800 को 44.13 से, आपको आंसर क्या मिलता है बताइए, 35,304, ऐसे ही। या आपने इसको 44.13 से मल्टीप्लाई किया, या उस फुल जो आपके पास आंसर था उससे मल्टीप्लाई किया। यार मुझे प्रॉपर इसमें रिस्पांस दीजिएगा, आप लोग अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना, देखो बेटा मेरी बात समझो, हाँ फुल आंसर से गया तो फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। 50,750 को आपने डिवाइड किया 1150 यूनिट्स, तो आपको रेट मिला 44.1304। इस रेट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 800 से। अगर आप ऐसा करें तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई राउंडिंग का इशू नहीं आएगा। तो 35,304, अगर आप इसको डायरेक्ट राउंडेड वैल्यू से करोगे 1150 मल्टीप्लाई बाय 44.13, तो फिर आंसर ये आएगा आपके पास, सॉरी 800 मल्टीप्लाइड बाय 44.13, 35,000, अब भी आंसर तकरीबन यही आया 35,304। अब बहुत तवज्जो देखो, ये बैलेंस, ये आपने टोटल कर लिया था, ये एवरेज निकाल के आपने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये बोला कि भाई मैंने जो यूनिट्स बेचे हैं वो मैंने 1150 में से 800 बेच दिए, तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए जरा बताइए। साढ़े 300, और उस 350 को अब मैं किस पे वैल्यू करूंगा, इस एवरेज रेट पर। तो जब आपने राउंडिंग की हो तो बेहतर है इसको इससे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि ये जो आंसर है ना, इस आंसर में से इसको माइनस कर दिया जाए ताकि राउंडिंग एरर से बचाया सके। अगर आप रेट इधर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आप, जाहिर सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका और इसका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आंसर वैसे क्या था मेरे पास, 35,304। तो फिर आपके पास यूनिट्स बचे 350, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे आप, 44.13 से, तो आंसर क्या आता है आपके पास भाई, सब लोग बताइए क्या आंसर आता है। तो आंसर आता है 15,000, इसको राउंड करेंगे ना, 15,446। ताकि इतने में से इतने कॉस्ट निकालने के बाद यही आंसर वेरीफाई होना चाहिए ना, ताकि कोई राउंडिंग का एरर ना हो भाई। राउंडिंग अगर हुई है तो आप उसका ख्याल रखें इसी तरीके से।
सही है बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा है इसके अंदर आप लोग? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद हमने मजीद यूनिट्स परचेज किए। परचेज ऑन व्हाट? 15 फरवरी। कितने यूनिट परचेज किए? 1500। उन 1500 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो क्या थी? $66,750। ठीक है जी। 66,750 को आप डिवाइड करें 1500 से, आप देखें आंसर क्या आता है। वही 44.5 आंसर आएगा। तो आपके पास 350 यूनिट पहले के बचे हुए थे, 1500 यूनिट और आ गए आपके पास 44.5 के रेट से, और आपके पास 66,750 की कॉस्ट में क्या हो गया? इजाफा हो गया। अच्छा, अब ये बताइए इस परचेस के बाद अगली मजीद परचेज है या सेल है? इस परचेस के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मजीद परचेज है या सेल है? तो सेल है। तो अगर अगली ट्रांजैक्शन सेल है तो सेल से पहले आप इसको क्या करें? अपडेट करें, एवरेज अपडेट करें। आप अपडेटेड एवरेज निकाल लें अगर कोई नई इन्वेंट्री आई है तो। आपने कहा जनाब हमारे पास अगली सेल से पहले 1850 यूनिट है, जिनकी कंबाइंड कॉस्ट कितनी है? 66,750 प्लस 15,446। सम बताइएगा। $82,196। अब एक काम करें सब लोग, 82,196 को डिवाइड कर दें किससे? कितने यूनिट है? 1850। आंसर मिलेगा 44.43। एवरेज क्या हो गई? अपडेट हो गई। अब जो इन्वेंट्री आप बेच रहे हैं, कितने यूनिट बेच रहे हैं? 1750। 1750 को आप इस रेट पे वैल्यू कीजिए 44.43। सेल्स ऑन फर्स्ट मार्च 44.43। 44.43 मल्टीप्लाई बाय 1750, तो 1750 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई ऑन एवरेज कॉस्ट 77,753 रखें इसको। रिमेनिंग बचे आपके पास कितने यूनिट? 100 यूनिट। 1850 में अगर 1750 यूनिट माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे बैलेंस में? 100 यूनिट। उसको वैल्यू करें 44.43 के हिसाब से। तो आंसर आएगा आपके पास 4,443। यस और नो? जवाब दें। अच्छा, उसके बाद आप मजीद गुड्स परचेज कर रहे हैं,
आप लिखें परचेजेस ऑन 15 मार्च 500 यूनिट 45 के रेट से। कितनी वैल्यू बनी थी इसकी? 22,500। सही है बेटा, जवाब दीजिए। अब इसके बाद मजीद तो हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सर, बताइए। तो यहां तक का सम कीजिए परचेज का, विद इन दैट बॉक्स 1000 यूनिट परचेज किए, 1500 परचेज किए, 500 परचेज किए, मतलब परचेजेस हुई है कितने की? 3000। परचेज का जो सम है 44,000, 66,750 एंड 22,500। ये सम कितना आया हमारे पास? 133,250। यस सर। अब इसके बाद क्या करें, आप इसको बैलेंस कर दें। ठीक है, अब आप निकाल लें टोटल। आपके जनाब ओपनिंग स्टॉक में आपके पास 150 यूनिट थे, खरीदा आपने 3000, टोटल आपके पास आए 3150। 6750 उनकी कॉस्ट थी, 1,33,000 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट थी, 1,33,250 से मजीद खरीदे, टोटल कॉस्ट क्या बन गई? 1,40,000। तो इस कॉलम में तो कोई फर्क नहीं है पीरियोडिक और परपीचुअल में, सॉरी पीरियोडिक उसमें फीफो और एफको में, ये तो सेम रहा ना। परचेज वाला कॉलम तो परचेज वाला कॉलम रहेगा। मतलब फीफो या एफको का ताल्लुक किससे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से। फीफो या एफको का ताल्लुक इन्वेंट्री परचेज करने से नहीं है। फीफो या एफको का ताल्लुक जो है, जो इन्वेंट्री आप सोल्ड मान रहे हैं उसके लिए आप अजम्पशन क्या ले रहे हैं? आपने टोटल 2550 यूनिट क्या किए? सेल किए। और आपने उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली एवरेज कॉस्ट पर, जिसका सम निकालने 35,304, 77,753। बताइए आंसर क्या आता है? यहां आंसर क्या आता है? बताइए क्या आंसर आया? $113,057। अच्छा जी, आपके पास जो स्टॉक बचा उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 600। उसकी टोटल कॉस्ट मिला के कितनी है? 26,943। ये बताइए प्लीज, 26,943 है? अगर आप 26,943 को डिवाइड कर देंगे 600 से तो आपको आंसर मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, रेट। ये एवरेज रेट है 44.9।
ठीक है, या 905, जो भी। बात समझ में आती है? तो अब क्या करते हैं, आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा, आप समझिए जरा बात को। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है? 150। परचेज कितने किए? 3000। बिकने के लिए अवेलेबल कितने? 3150। बेचे कितने? 2550। तो गोडाउन में कितने होने चाहिए? 600। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी? 6750। जो गुड्स परचेज की उनकी कॉस्ट थी 1,33,250। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,40,000। 1,40,000 में से ऑन एवरेज हम 1,13,057 की कॉस्ट क्या कर चुके हैं, की कॉस्ट की गुड्स क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं। तो जो इन्वेंट्री बची उसकी ऑन एवरेज कॉस्ट क्या है? 26,943। यस और? तो अगर आप जो गुड्स की कॉस्ट थी उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो आपको इन्वेंट्री का बैलेंस शीट कॉस्ट पे मिल जाएगा, लेकिन ये कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट कहलाएगी। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए मुझे आप इस बात का। सिस्टम कौन सा? सिस्टम कौन सा? परपेचुअल। अगर मैं इस तमाम ट्रांजेक्शन को इकट्ठा एक टी अकाउंट में दिखाऊं, डेट्स का ख्याल मतलब यानी ओवरऑल कंबाइन दिखा दूं, तो रिजल्ट्स क्या होंगे आपके सामने, आप जानते हैं। ये बनाया हमने इन्वेंट्री अकाउंट, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस बीडी होगा जो कि 6750 होगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेंट्री जो परचेज की है बैंक क्रेडिट करने की वजह से, या अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट करने की वजह से और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करने की वजह से, वो परचेज की है 133,250। सही है। और ऑब्वियसली इन दोनों का सम 140 के बराबर है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली है आपने, जिसकी एंट्री आपने बनाई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 113,057 से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा आपका बैलेंस सीडी। और वो बैलेंस सीडी क्या है? 26,913, सॉरी 943। यस और नो बताइए। तो परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी शो करेगा। अब अगर फर्ज कर लेते हैं ये बैलेंस सीडी कॉस्ट पर है, ऐसे ही ना, कॉस्ट पे ही है। फर्ज कर लें इसकी एनआरवी कम है, कितनी है? 25,000। तो आपको फिर इस बैलेंस सीडी को 1000 बीडी दोबारा करना है और इस पर एनआरवी एडजस्टमेंट पास करनी है 1943 से, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करके और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मजीद डेबिट करके। परपेचुअल सिस्टम में अगर एनआरवी लोअर हो तो क्लोजिंग स्टॉक को राइट डाउन करके एनआरवी पे लाना पड़ता है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में डायरेक्ट आप चॉइस लेते हैं कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करूं, एनआरवी पर या कॉस्ट पर। तो जो लोअर हो उसको चूज करके आप एंट्री बना लेते हैं। यस और नो बताइए।
तो हम ये बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूं, हम ये बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम में एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट पास होती है, बट पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस की कोई एडजस्टमेंट पास नहीं होती, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर एनआरवी पे वैल्यू करते हैं तो इन्वेंट्री अंडर स्टेट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिकली ओवर स्टेट हो जाती है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, बोलिए, जवाब दीजिए। क्या सबको ये बात समझ में आती है? चले, अब एक काम ये करते हैं ना, साथ साथ क्विक इसका एफ को पीरियोडिक भी निपटा देते हैं, सही है ना? अब देखिएगा जनाब, जल्दी में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, आप सबका भरपूर रिस्पांस चाहिए होगा। ठीक है जी, आपके पास 150 की यूनिट्स पड़े हुए थे, कॉस्ट उसकी ये थी, 1000 परचेज किए इतनी कॉस्ट पर, 150 परचेज किए, 1500 परचेज किए इतनी कॉस्ट पर, 3500 परचेज किए इतनी कॉस्ट पर। ठीक है जी, गोडाउन गए, क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करना है, बताइए। तो गोडाउन में गिनती में कितने यूनिट आने चाहिए बेटा? गोडाउन में गिनती में कितने यूनिट आने चाहिए? अगर 3150 अवेलेबल थे और 2550 बिक चुके हैं, कितने आने चाहिए? 600 आने चाहिए। क्या करना है? इन 600 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। कौन से मेथड पर? एफको मेथड पर। तो बड़ा सिंपल है, एफको पीरियोडिक में ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, 1,40,000 डिवाइड बाय 3150। मतलब पीरियोडिक सिस्टम में हम एवरेज सिर्फ एक बार निकालेंगे, उस वक्त जिस वक्त हमें इन्वेंट्री चाहिए होगी, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा। परपेचुअल सिस्टम में एवरेज निकलती रहेगी बार बार हर सेल से पहले, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल उस अपडेटेड एवरेज पे निकाली जा सके। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। सिस्टम पीरियोडिक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कब चाहिए? ईयर के एंड पर। तो एवरेज भी कब चाहिए? एवरेज भी कब चाहिए? ईयर के एंड पर। एक 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3,150, 44.44444 कंटिन्यू है। इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? आप 600 से, तो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। $26,667 राउंड कर लें तो। सिंपल, इससे आसान कोई मेथड हो सकता है क्या? गोडाउन गए, इन्वेंट्री गिनी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज की कॉस्ट सब ऐड किया, और जितने भी यूनिट्स थे उनका सम किया, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया, एक फाइनल एवरेज रेट आ गया बस, और जो स्टॉक गिनती में आया उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई। इससे एंट्री पास की, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो अब क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल भी मिल जाएगी आप।
हाँ, अगर एनआरवी लोअर हो तो फिर लोअर वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। समझे बेटा बात? यस और नो? रिस्पॉन्स चाहिए। अब तो बात कंक्लूड हो गई, यहां तक आप सब खामोश हैं। तो अगर गोडाउन में 600 यूनिट बचे हुए तो फिर आपने 2550 यूनिट बेचे हैं। और अगर आप 1,40,000 में से 26,667 माइनस कर लेते तो 2,550 यूनिट की एवरेज कॉस्ट क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एवरेज कॉस्ट क्या मिलेगी? डिफरेंस निकालो। $113,000 कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, रेट तो वही रहेगा ना यार, रेट का थोड़ी बोल रहा हूँ। 1,13,333, 32 थोड़ी। 140,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जनाब ये आपके सामने मैंने एफ को पीरियोडिक भी सॉल्व कर दिया। तो इस तरह फीफो परपीचुअल, फीफो पीरियोडिक, एफ को परपीचुअल और एफ को पीरियोडिक। हाँ, अब एक बात पर गौर करें, फीफो का तो परपीचुअल और पीरियोडिक में आंसर सेम आ रहा था, यस और नो? लेकिन एफको का परपीचुअल और पीरियोडिक के आंसर में क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। ये फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क इसलिए आ रहा है कि आपने क्या किया था, आपने एवरेज को अपडेट किया था परपीचुअल में हर सेल से पहले, लेकिन यहां पर आपने एक फाइनल एवरेज निकाली है। बस ईयर एंड पर जिस वक्त आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, तो इसलिए आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। इससे कोई इशू नहीं है, सिस्टम का फर्क है बस खाली। समझे बात को? तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बात समझ में आई होगी। अब आपको चाहिए कि आप आईकैप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करें। जी जनाब, तो आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है 11.5 डास्क का रिटेल। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे इसको लाजमी आप लोग। फिर सवाल आ चुका है लॉस ऑफ स्टॉक, what accounting entries are made for normal and abnormal loss of stock under periodic inventory method perpetual? डिस्कस कर चुका हूं आपसे बेटा ये। पर पीरियोडिक में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है, परपेचुअल में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है। 4 नंबर का सवाल ये पेपर में आया हुआ था, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आप पहले रीड कर लें, तो आप इस क्वेश्चन को तो रिक्वायरमेंट के साथ सॉल्व तो करें, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए तो सबसे कर लें इसको, परपेचुअल से भी कर लें, पीरियोडिक से भी कर लें। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन ना हो ना, तो फिर आपकी आसानी किस में होती है? पीरियोडिक में होती है। टाइम किस में सेव होगा आपका? पीरियोडिक। ठीक है ना? ये मैं 1-2 दिन में आपसे और बात करूंगा जनाब के क्वेश्चन देख के हमें कैसे समझ लगेगी कि हमें पीरियोडिक से करना है या परपेचुअल से करना है। अब उसके बाद ये हैवी लेवल क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मजा ये आएगा जनाब कि इसमें शॉर्टेजेस भी आएंगी, इनमें एनआरवी भी आ सकती है। ये है लेवल के क्वेश्चन पर आपका लेवल अगर ग्रो कर जाए। हाँ, अगर 11.5 में लिखा हुआ है कि एवरेज को अपडेट करो हर ट्रांजेक्शन से पहले, सिस्टम कौन सा हो गया? परपेचुअल हो गया ना खुद ब खुद। यस और नो बताइए। 11.9 क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सवाल है आपके सामने। ठीक है जी, तो तकरीबन आप कोशिश करें, आप सारे सवाल करें इसके। ओके, तो यहां तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें फिर अगली क्लास में आपसे।